बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 15 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। बुक वाली येलो बॉक्स वाली डेफिनेशन लिखेंगे। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। यानी कि एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस या रीजन जिसमें किसी और चार्ज को जब आप लेके आएंगे तो वो उस पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो जो रीजन का इफेक्ट है जो कि फोर्स बेसिकली एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। देखिए मैं डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं ये डेफिनेशन। सपोज करें जी यहां पे ना हमारे पास एक बड़ा चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू से शो कर लेते हैं जैसे बुक में डायग्राम बनाई हुई है। अब इस चार्ज के अराउंड बेटे इसका क्या होगा, फील्ड एग्जिस्ट करेगा। मैंने ये बात बार बार आपको बताई है कि जहां चार्ज होगा वहां उसके अराउंड एक खास हद तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फील्ड से मुराद उसका इफेक्ट। सही है, तो ये फील्ड आ गया। अब जब इस चार्ज के अराउंड वो स्पेस या रीजन जिसमें आप एक और चार्ज जब लेके आते हैं, और चार्ज कौन सा बेटे, टेस्ट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं, जब यह आप और चार्ज इस फील्ड वाले रीजन में लेके आएंगे तो ये फील्ड इस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस रीजन के अंदर जो इफेक्ट मौजूद है ना उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब इफेक्ट है, एक असर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भी दो चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो वो चार्ज एक दूसरे को नहीं पकड़ते, बल्कि उनके अराउंड जो फील्ड होता है ना उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है, अट्रैक्शन और रिपल्जन की। तो यहां पे भी देखो इस खास हद तक जो इस चार्ज का फील्ड फैला हुआ है ना, इफेक्ट है। तो वो रीजन या स्पेस जिसमें आप कोई और चार्ज लेके आएंगे तो वो चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस रीजन के अंदर जो इफेक्ट है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फार्मूला भी आपको फाइंड आउट करवाएंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई ये टेस्ट चार्ज ही क्यों इसके करीब लेके जा रहे हो या इस रीजन के अंदर लेके जा रहे हो, कोई और चार्ज बड़ा चार्ज क्यों नहीं लेके जा सकते, ये आप जरा सोचेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जितना बताया बस बहुत है ना, सोचना भी है, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना। तो अब सवाल ये करेंगे कि सर जी ये टेस्ट चार्ज ही क्यों लेके गए हैं आप, कोई बड़ा चार्ज लेके जाए। तो बेटे टेस्ट चार्ज इसीलिए लेके जाएंगे कि अगर मैं यहां पर कोई बड़ा चार्ज लेता हूं तो उसके अराउंड उसका फील्ड होगा, तो वो फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो आप उस फोर्स की वैल्यू को, वो कम है ज्यादा है, उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेस्ट चार्ज लेना होगा। टेस्ट चार्ज का फील्ड ना होने के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कूलम लॉ वाले टॉपिक के अंदर जब पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन कर रहे थे, समझ रहे थे, तो मैंने बताया था कि पॉइंट चार्ज स्मॉल चार्ज, ठीक है, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज से भी छोटा होता है जिसका फील्ड ना होने के बराबर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको नियरली इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसका फील्ड नहीं है इसीलिए टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। अब इसका फील्ड तो है नहीं, तो जैसे ये इस रीजन में जाएगा वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर देगा, उस फोर्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए यहां पे टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। और टेस्ट चार्ज का मतलब स्मॉल चार्ज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे, बहुत स्मॉल होगा, ना होने के बराबर, तो नियरली इक्वल टू आप 0 भी कर सकते हो। वैसे होता नहीं है लेकिन तकरीबन हम कहते हैं। और ये टेस्ट चार्ज क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। पहला पॉइंट ये आ जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, पॉजिटिव। ले जी आगे चलते हैं। अब ये फील्ड इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स, क्या एक्सर्ट करेगा बेटे, फोर्स। तो फिर ये फील्ड इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, तो उसी फोर्स को निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट की है, तो फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, कि चार्ज क्यू नॉट पे इस चार्ज के फील्ड ने एक फोर्स एक्सर्ट की। ये फार्मूला बन गया इसी कॉन्सेप्ट से। अब यहां से हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो वो फोर्स बन जाएगी F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। सही है। अब यहां से आप E निकालोगे तो E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज,
ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा। अब बेटे इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये बात आखिरी लाइन में लिखी गई है, ये देखें यहां पे साथ साथ बातें नोट करते जाए ना। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। ये बात नोट कर ली। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लें। यहां पे आप हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी डेफिनेशन अक्सर 2 नंबर के लिए आती है शॉर्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहीं से फार्मूले से डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लो जी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद बेटे यहां से आप यूनिट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर कॉलम। देखो फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम होता है, सी से उसको डिनोट करते हैं। और यही न्यूटन पर कॉलम वोल्ट पर मीटर के भी इक्वल होता है। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें, ठीक है। अगर वोल्ट पर मीटर की ऑप्शन नजर आ जाए, ये वाली ऑप्शन न नजर आए, तो आप ये वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन पर कॉलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। ये अक्सर एमसीक्यू आता है, सही है। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भाई न्यूटन पर कॉलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल कैसे है, ये प्रूफ करें। ये प्रूफ भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसका प्रूफ देख ले, बहुत ही आसान है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वर्क का फार्मूला होता है बेटे एफ डी। नहीं याद तो याद कर लें, वैसे 9th में पढ़ा चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ डी होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। डी का क्या होता है, मीटर, सही है। अब जाउल किसी एक और चीज के इक्वल भी होता है, वो देखें यहां पे पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है वी। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क ओवर चार्ज। नहीं याद तो याद करना पड़ेगा, सही है। वर्क ओवर चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना। अच्छा, अब पोटेंशियल का होता है वोल्ट, वी से डिनोट करेंगे। वर्क का होता है जाउल, चार्ज का होता है कॉलम। तो यहां से जाउल निकाल लें, जाउल अपनी जगह पे, कॉलम वोल्ट के साथ आ जाएगा, वोल्ट इनटू कॉलम। ये मिल गया आपको जाउल का एक और यूनिट। ये जाउल की वैल्यू इधर पुट कर दें, तो जाउल की जगह लिख दें जी वोल्ट पर वोल्ट कॉलम, और इधर से ये न्यूटन मीटर एज इट इज, ठीक है। अब बेटे ये न्यूटन अपनी जगह पे, ये कॉलम वी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मीटर न्यूटन के साथ मल्टीप्लायर है, वोल्ट के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो न्यूटन पर कॉलम जो है ये वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ गया। तो इसीलिए अगर एमसीक्यू में ये वाली ऑप्शन नजर ना आए तो ये वाली आएगी लाजमी, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। लेकिन जी यहां तक ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई ये क्वांटिटी कौन सी, इसकी नेचर। तो फिर नेचर आप यहां पे डिस्कस करेंगे, या आप क्वांटिटी की हेडिंग लगा लें, या आप नेचर। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी नेचर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर, ठीक है। वेक्टर क्यों, देखो बेटे इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां तक आपका टॉपिक ना बुक के मुताबिक खत्म हो चुका है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं बताई गई, फिर भी मैं एक दफा देख लेता हूं, बस यही चीजें हैं। हाँ, एक फार्मूला और आपको नजर आएगा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी कि ये तो है ओरिजिनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन इन टर्म ऑफ कूलम फोर्स क्या बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ वो क्या होगा। तो वो यहां पे हेडिंग लगाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ
कूलम फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, तो वो क्या होगा वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं बेटे। E इज इक्वल टू क्या है, F ओवर क्यू नॉट, F ओवर क्यू नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स F क्या है, उनसी कूलम्स लॉ, तो कूलम वाली फोर्स पुट कर दें, वो क्या होती है K, पीछे पढ़ के आए हो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यही फोर्स थी। नीचे Q नॉट एज इट इज, ये आ गया Q नॉट। क्लियर। अब एक लम्हे के लिए मान लें कि जो हमारा Q1 है इसको हम कह देते हैं Q नॉट, और जो Q2 है इसको कह देते हैं Q, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ही चेंज किया है ना। सब स्क्रिप्ट्स जो होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार चार जी है। तो अब यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं, ये आ गया जी K, Q1 की जगह Q नॉट और Q2 की जगह Q डिवाइडेड बाय ये R स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा ना R स्क्वायर ऑटोमेटिकली, तो साथ में क्या आ जाएगा Q नॉट, तो ये आ गया Q नॉट। अब देखो बेटे ये Q नॉट से कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या आ गया, K Q ओवर R स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है, डायरेक्ट नहीं याद करना, बल्कि आपने जो फार्मूला पढ़ा है उसी से आपने ये वाला फार्मूला बना लेना है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है, और कोई बात यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, बहुत कुछ और बताया जा सकता है लेकिन नहीं, जितना बताया बहुत है, बुक की हद तक ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आ जाए जी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक। बुक से लाजमी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे बुक से देखें तो उनको ये सारे थ्योरी के पैराग्राफ नजर आए और वो कहें सर जी ये थ्योरी नहीं करनी, और भाई नहीं करनी, इसमें दो दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। सही है, जितनी बातें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा, सिर्फ उतनी बातें याद रखें। असल में ना इस टॉपिक में आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इफेक्ट पढ़ा है ना, यहाँ पे चार्ज के अराउंड क्या होता है, फील्ड मौजूद होता है, इसी फील्ड को लाइंस की सूरत में सिर्फ ड्रॉ करना है डिफरेंट कंडीशंस में, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई? तो मैं साथ साथ आपको थ्योरी भी बता दूंगा, लेकिन पहले डायग्राम समझे, फिर से सुन लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आपको समझ आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना चार्ज के अराउंड, इसको लाइंस की सूरत में किस तरह से ड्रॉ करते हैं, अब ये टॉपिक शुरू हो जाएगा कि फील्ड को लाइंस की सूरत में हमने ड्रॉ करना है। तो इसमें सबसे पहली बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रियल में नहीं होती, ये इमेजिनरी होती है। ये क्या होती है बेटे, इमेजिनरी, रियल में नहीं होती, और ना ही आप रियल में इनको ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ इमेजिनरी तौर पे हम इनको ड्रॉ करेंगे। सही है, फर्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना ये रियल में होता है, ये इसमें इसके अंदर हकीकत है, लेकिन जो फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जो है ये वाकई रियल में होता है, जहां चार्ज होगा उसके अराउंड उसका इफेक्ट जो होता है उसी को फील्ड कहते हैं, वो होगा ही होगा, लेकिन लाइंस को हम इमेजिनरी तौर पे ड्रॉ करेंगे। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। ठीक हो गया, चलें अब अगली बात सुने जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ टाइप ऑफ मैप। मैप क्या देता है आपको, इंफॉर्मेशन देता है ना। तो वो कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ये बेसिकली एक मैप की टाइप है, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मैप की टाइप है, मैप ही समझें, इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन देना। तो वो कहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपको इंफॉर्मेशन देती हैं या प्रोवाइड करती हैं अबाउट द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजों की आपको इंफॉर्मेशन देती है ये मैप। नंबर वन, डायरेक्शन के फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी, और नंबर टू उस फील्ड की स्ट्रेंथ के कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। बस ये दो इंफॉर्मेशन आपको ये लाइंस देती हैं। तो आसान भाषा में क्या याद रखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मैप की टाइप होती है, एक तरह का मैप होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके अबाउट बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ के बारे में। बस ये दो चीजें आपने यहां पे पता लगानी है, उसके बाद इसकी कहानी खत्म। अब पहली बात ये होगी कि भाई इन फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करें। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे ना तो बुक वालों ने अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी एग्जांपल लेके ना इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी है, ये ऐसे कि भाई पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन जो होगा या फील्ड की डायरेक्शन वो आउटवर्ड होगी,
और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बस ये दो बातें डिस्कस करनी है। तो वो आपको यहां से बुक वर्ल्ड ने बता दी है कि भाई पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ये डायरेक्शन का पता चल गया, बस याद कर लो। और उसके बाद स्ट्रेंथ का पता लगाना है, तो स्ट्रेंथ के लिए बुक कह रही है कि चार्ज के करीब करीब रहोगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्ज से जितना ज्यादा दूर चलते जाओगे फील्ड कम होता जाएगा। वो बात तो आपको यहां से भी पता चल जानी चाहिए, ठीक है। वैसे ये वाला फार्मूला देखो, डिस्टेंस कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका मतलब चार्ज के करीब रहोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्ज से दूर दूर जाओगे फील्ड कम होता जाएगा। तो इस फार्मूले से भी ये बात पता लग सकती है, लेकिन यहां पे डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर हम समझेंगे बात को। अब अगर ये दो बातें पता चल गई हैं तो टॉपिक तो खत्म हो गया। लेकिन बेटे आपने इन चीजों को समझना है कि ये फील्ड लाइंस आखिर आउटवर्ड क्यों है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड क्यों है, या बस सिर्फ मान लें। नहीं, इसके लिए ना माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने आपको ना लाइंस को इमेजिन तौर पे ड्रा करके बताया है, जिसकी वजह से बुक ने डायरेक्ट इस तरह से शो किया। आप जरा समझ के करेंगे कि भाई लाइंस को कैसे ड्रा करें। अब इसका फील्ड तो मौजूद है बाहर, लेकिन लाइंस की सूरत में कैसे ड्रा करें। तो फैराडे ने सबसे पहले यह बात की कि आप एक पॉजिटिव चार्ज लें, उसके अराउंड आप क्या करें, यहां पे टेस्ट चार्जेस प्लेस कर दें। एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखें, यहां पे रखें, एक यहां पे रख लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज यहां पे रख लेते हैं। तो फैराडे ने यह बात की कि भाई एक चार्ज के अराउंड इस तरह से टेस्ट चार्जेस को प्लेस करें। अब आपको पता है कि इस चार्ज का फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वो इस चार्ज का फील्ड इस पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो इस चार्ज को जब इस चार्ज के फील्ड में लेके जाते हो तो ये क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। अभी बात समझाई है ना। तो इसी तरह से उसने ये बात की कि भाई जब इस चार्ज के अराउंड आप इस तरह से टेस्ट चार्जेस प्लेस करते हैं तो ये वाला चार्ज इन दो चार्जेस को जो मिलाने वाली सेंट्रल लाइन होती है, कूलम लॉ के टॉपिक में पढ़ाई थी, तो सेंट्रल लाइन के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसने क्या किया कि यहां पे ना इस तरह के एरोज बना लिए। पहला एरो ये बना लिया, दूसरा एरो उसने ये बना लिया इस तरह से, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस लाइन के अलॉन्ग, जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है। तो उसने यहाँ पे भी एक एरो लगा दिया, फिर इस तरह से एक और एरो लगा दिया आगे। फिर उसने यहाँ पे देखा कि इधर भी टेस्ट चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है उसके अलॉन्ग उसने कहा जी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो उसने इस तरह से एरो लगा दिया। फिर ये आगे एरो आ गया, ठीक है। इसी तरह से उसने क्या किया, ये फैराडे की कहानी बता रहा हूँ, उसने यहाँ पे भी एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया, उसने यहाँ पे भी एरो लगा लिया, यहाँ पे भी उस तरह से एरो लगा दिया। अब ये एरो क्या बताते हैं, ये एरो दो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नंबर 1 डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन, और नंबर 2 स्ट्रेंथ। अब उसने कहा कि जब चार्ज के करीब रहोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो एरो का बड़ा साइज था ना, ये इस बात की निशानी थी। एरो का बड़ा साइज का मतलब वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ऊपर से ये डायरेक्शन भी आ गई, तो दो चीजों के बारे में पता चल गया। इस तरह से जब उसने आगे छोटा एरो लगाया तो जो कि बता रहा था कि अब फील्ड कम होता जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, चार्ज से जितना जितना दूर चलते जाओगे तो एरो का साइज कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जो कि इस बात की निशानी है कि भाई अब फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इसी तरह यहां पे जब टेस्ट चार्ज रखा तो इधर भी वही काम कि भी लाइन मिलाने वाली, दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली सेंट्रल लाइन थी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये रिपेल कर रहा है। अब उसने कहा जी चार्ज जितना ज्यादा करीब रहेगा फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जो बड़ा एरो है, ये बड़ा एरो यही चीज बता रहा है कि भाई यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगला एरो का साइज देखो, अगले एरो का साइज, ये पहले एरो का साइज इतना है और दूसरे एरो का साइज इतना है। अब एरो का साइज क्या होता जा रहा है, कम, इससे आगे और कम, इससे आगे और कम, जो कि इस बात की निशानी है कि एरो का साइज कम होने का मतलब स्ट्रेंथ कम होती जा रही है फील्ड की। तो हमने हर जगह दो ही चीजें डिस्कस की ना, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। तो वो आपको डायरेक्शन भी मिल रही है हर जगह पे और स्ट्रेंथ भी मिल रही है, बस खत्म हो गया। तो इस तरह से उसने लाइंस को ड्रॉ किया, यानी कि फील्ड को लाइंस की सूरत में ड्रॉ किया। अब उसने जब देखा कि ये दो चीजें मिल गई हैं तो फिर बुक वालों ने या उसने क्या किया कि अब आप चुप करके इस तरह से सीधी सीधी लाइनें आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हो।
लेकिन आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भाई ये लाइंस आती कैसे हैं, आउटवर्ड जो लाइंस आती हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, ये आती कैसे है। तो उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि माइकल फ्रेंडल ने शुरू में क्या किया था, किस तरह से इस लाइन को, इन लाइंस को ड्रॉ किया था। आप समझ आ गई। चले अब आप याद कर लें बस सिंपल कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब आप सोचें कि सर जी इधर तो चलो एरो के साइज को देख के हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है और कहां कम, लेकिन इधर कैसे पता चलेगा, इधर तो एरो सारे बराबर है। तो बेटे यहां गौर करें, देखें ना, चीजों को पिक करें, समझा करें। इधर भी दूसरी चीज छुपी हुई है, ये देखो फील्ड लाइंस के बिटवीन ये जो आपको सेपरेशन नजर आ रही है, देखो डिस्टेंस बढ़ता नहीं जा रहा। तो चार्ज के जितना करीब रहोगे तो ये देखो ये कम है फासला, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ है। तो फील्ड लाइंस आपस में करीब करीब है, जब लाइंस आपस में करीब करीब होंगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लाइंस के दरमियान गैप बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो यहां देखो ये करीब करीब है, स्ट्रेंथ ज्यादा, थोड़ा और आगे जाओगे स्ट्रेंथ कम, फिर और कम, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी चीज जो उधर एरो को देख के नजर आ रही थी वो इधर भी खड़ी है लेकिन ढूंढ नहीं पड़ती है, सही है। तो इस तरह यहां पे भी दो चीजें आ रही हैं, नंबर 1 डायरेक्शन और नंबर 2 स्ट्रेंथ। इसी तरह नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड की डायरेक्शन होती है लाइंस की, वो इनवर्ड होती है, वो आउटवर्ड नहीं होती, इनवर्ड होती है, सही है। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिएगा। अब ये कैसे आती है, ये भी इसी तरह से आती है, लेकिन यहां पे अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे आप टेस्ट चार्ज रखते हो, यहां आप टेस्ट चार्ज रखते हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये एरो की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट यहां पे आपको बता दिया कि नेगेटिव चार्ज की जो लाइंस की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। क्लियर है यहां तक। चलें जी, अब यहां पे एक छोटी सी बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। यहां से और यहां से आपसे पूछा जाए कि भी इन दोनों में बताओ फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है और कहां कम है, तो आप कहेंगे जहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे फील्ड क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग। और ये फील्ड है कैसा, यूनिफॉर्म। और ये वाला फील्ड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस देखें कम है ना, तो ये फील्ड क्या होगा बेटे, वीक। और ये भी फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है, और ये भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से ये एमसीक्यू के लिए बात नोट कर लेंगे। अब आ जाए इधर, यहां पे मैंने आपको बताया था ये सिर्फ 2 डायग्राम ना, ये इस टॉपिक में शामिल करेंगे। तो यहां पे अगर इस तरह से फील्ड लाइंस आ जाएं तो इसका क्या मतलब होगा, एक जैसी तो नहीं है, अगर एक जैसी आ जाए तो यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग। और यहां पे देखें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक की इधर है, एक की इधर है, एक की इधर है, तो ये कैसा फील्ड होगा बेटे, ये होगा रेडियल। रेडियल का दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म। ये फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि इसमें हर लाइन की डायरेक्शन एक जैसी है, और इधर हर लाइन की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या रेडियल। अब ये वाला फील्ड कैसा है, रेडियल। ये वाला फील्ड कैसा है, रेडियल, क्योंकि हर लाइन की डायरेक्शन डिफरेंट है, और एक ही लाइन, और हर लाइन की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, ये बात भी नोट कर लें। और ये लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मेंशन करें, तो आप यही कर सकते हो कि इनकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, एक, यानी कि फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कोई लाइन दूसरी लाइन से देखो क्रॉस नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि हर लाइन की सिर्फ एक डायरेक्शन है, अगर 2-3 होती फिर तो क्रॉस कर जाती। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। वजह, क्योंकि हर लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन रखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टीज 2 लिख देंगे, उसके बाद बाकी जो बताइए वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज 2 बहुत है। ले जी, उसके बाद आखिरी बात करते हैं बुक के पैराग्राफ से, और वो है ये वाली कि 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आ जाएं तो उनके अंदर फील्ड कैसा होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ये है, दूसरी नेगेटिव चार्ज की प्लेट ये है। तो जब भी 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आएंगी तो उनके बिटवीन जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो ये देखें लाइंस बिल्कुल सीधी सीधी है ना, डायरेक्शन एक है, तो ये वाला फील्ड कैसा होगा बेटे, यूनिफॉर्म, और ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बस ये बात इसमें नोट करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज और नोट करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड जाके टर्मिनेट हो जाता है। फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 9th के अंदर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना इस तरह की, ये इसको ई से शो कर लो ना ताकि भूल ना जाए।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, ऐसे सर्कल लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि एक जगह से निकल रही है, दूसरी जगह पे जाके खत्म हो रही है, वापसी नहीं आ रही। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड था क्लास 9th के सेकंड लास्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म वाले में पढ़ाया था, वो लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाती। ये बात एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिएगा। लो जी, टॉपिक खत्म हो गया। बस इतनी बातें जो छोटी छोटी बताएंगे ना, इन्हीं को समझना है, इन्हीं को याद रखना है कि एमसीक्यू आए तो वो आपका हो जाए। बाकी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं है, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। अब जितनी बातें मैंने बताई है ना, वो सारी बेटे उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो एक नज़र बैठ के थ्योरी को देख लो डायग्राम के मुताबिक, तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ बस यहाँ पे नोट करें, ये मेरा ख्याल है हमने डिस्कस नहीं की। वो कहता है कि जिस तरह ये सफ़ेयर की बात कर रहा है, अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग सफ़ेयर, इसके अंदर जो मर्जी चार्ज हो, सपोज करें वो नेगेटिव है, तो उसका जो फील्ड का इफेक्ट होगा ना, उसको बाहर सरफेस वाला चार्ज क्या कर देगा? खत्म। लेकिन जो ऊपर सरफेस पे बाकी मौजूद चार्जेस होंगे, उनकी वजह से फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी। तो इस तरह से एक सफेयर के चार्ज के फील्ड को भी शो किया जा सकता है। ठीक है, ये बात उसने आगे मेंशन कर दी है कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज सफेयर एंड इनवर्ड फॉर अ नेगेटिव चार्ज 1 इनसाइड द सफेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इनसाइड क्या होगी? फील्ड 0। बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड की लाइन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड होगी। ये बात बस नोट कर लें, बाकी सारे बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसको एक दफ़ा बैठ के पैराग्राफ को देख लीजिएगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आता। जितनी बातें समझा दी हैं, बस ये समझ होनी चाहिए। इस टॉपिक के अंदर मेन मकसद है कि आपको इन बातों की समझ होनी चाहिए। लें जी, उसके बाद आ जाएं, यहाँ तक टॉपिक ख़त्म। आगे छोटी सी एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें, के की वैल्यू आप जानते हैं। वो कहता है, आप पॉइंट चार्ज क्यू 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द चार्ज। क्यू की वैल्यू उसने दे दी है, आर की भी दे दी है। के की वैल्यू बेशक वो ना दे, एयर के केस में आप जानते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होता है। अब आप फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल बच्चे कह रहे हैं सर जी एग्जाम्पल भी करवा दिया करें, तो भाई ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 15.6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको एक दफ़ा ज़रूर बेटे देख लीजिएगा, बाद में इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।